पापा के ऑफिस से निकलते ही मैंने राजलक्ष्मी को फोन लगाया। मेरी बहुत अच्छी दोस्त होने के साथ साथ वो एक बेहद शातिर हैकर भी है। अब रोने का वक्त नहीं था, अब था वक्त सच में कुछ करने का। राजलक्ष्मी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तुम अभी मेरे पास आ जाओ। और हम इससे पहले मैं अपनी बात पूरी कर पाती, राजलक्ष्मी बीच में बोल पड़ी। अनिका, रोहित मारवा तुम्हें ढूंढ रहा है। रोहित मुझे ढूंढ रहा है, पर क्यों? अपनी उलझनों के बीच मैंने कभी भी रोहित तक दोबारा पहुंचना सही नहीं समझा। मेरी मुसीबतें मेरी हैं, उसे इन सब में घसीटना मुझे ठीक नहीं लगा। अनिका, तुम सुन रही हो? राजलक्ष्मी की आवाज ने मुझे यादों के भंवर से बाहर निकाला। अनिका, रोहित तुम्हारे ही होटल में है और वो... इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती, फोन बीच में ही कट गया। और जैसे ही मैंने सामने देखा तो सामने रोहित था। छोटे से बच्चे को गोद में उठाए किसी कमरे में जा रहा था। बच्चे की उम्र लगभग मेरी रिया जितनी होगी। उत्सुकता में मैंने पीछे जाना चाहा, पर रोहित ने बिना देखे धक से दरवाजा बंद कर दिया। सच कहूं तो दिल के किसी कोने में तीस सी होगी, पता नहीं क्यों। आखिर रोहित मेरा इंतजार करता भी क्यों? हमारी कुछ दिनों की दोस्ती थी, वो भी पूरी तरह पारवा चढ़ी भी नहीं थी कि पापा ने उसके पहले ही मुझे जबरदस्ती घर वापस बुलवा लिया था। उसके बाद हमारी मुलाकात सीधा डोगरा निवास की पार्टी में हुई थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी। वो शायद जानता भी नहीं होगा कि मेरे ऊपर क्या बीती है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और उसे समझाने का शायद अब कोई मतलब भी नहीं था। वो भी मुझे चरित्रहीन, बिन ब्याही माँ, यही सब समझता होगा। और आखिरकार वो मुझ पर विश्वास करेगा भी क्यों? मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी रोहित के कमरे से बहुत तेज आवाज आई। आर्यन, आज से तुम्हारा टीवी, तुम्हारा वीडियो गेम सब कुछ बंद। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने मुझे कितना डरा दिया था। रोहित शायद छोटे बच्चे को डांट रहा था। सॉरी पापा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। छोटे से अबोध बालक की सिसकियों भरी वो आवाज, वो सुनकर जैसे मानो मेरा दिल टूट सा गया। लगा जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मन कर रहा था कि मैं भाग कर जाऊं उसके पास और उसे अपने सीने से लगा लूं। आर्यन में ना जाने क्यों मुझे मेरी रिया दिखाई दे रही थी। वो भी ऐसे ही रोती थी जब भी मैं कोई छोटी सी जरा सी बात पे उसे कुछ कह दूं। ये बच्चे भी ना। आर्यन, तुम्हारा सॉरी का मैं क्या करूं बताओ? 1000 बार समझाया तुम्हें कि ये शहर सुरक्षित नहीं है। तुम मारवा खानदान के इकलौते चिराग हो। तुम्हें कैसे समझ नहीं आती है बात? ऐसे अकेले तुम नहीं घूम सकते बाहर। तुमने लापरवाही की सीमाएं लांघ दी हैं, अब और नहीं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत बिना बताए इतने घंटों तक घर से बाहर रहने की? रोहित गुस्से से मानो उबल रहा था। इतने छोटे बच्चे के साथ इतनी सख्ती, ये सही नहीं था। हालांकि मैं रोहित की चिंता समझ सकती हूँ। जिस शहर में मेरे पापा जैसे लोग हों, तो वो कहाँ से सुरक्षित होगा? पापा, वो मेरी ट्यूशन टीचर, वो मुझे बात पूरी करने से पहले वो बच्चा फफक के रो पड़ा। क्या बोला बेटा ट्यूशन टीचर ने? रोहित ने प्यार से पूछा। उसका गुस्सा शांत हो गया था। उन्होंने कहा कि मैं डफर हूं और शायद मैं अपनी माँ पर गया हूं। और उन्होंने ये भी कहा पापा कि मम्मी और मेरी वजह से आपकी लाइफ खराब हो गई। सच में पापा, हमने आपको इतना परेशान किया है क्या? आर्यन ने एक सांस में ये जवाब दिया। आर्यन, तुम कभी ऐसे दोबारा मत सोचना। तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा खास हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बगैर अपनी लाइफ। और तुम्हारी ट्यूशन टीचर से मैं बात करता हूँ। ये कहकर रोहित ने उसे अपने गले से लगा लिया। पापा, मम्मी हमें छोड़कर क्यों गई? आर्यन ने बड़ी मासूमियत से पूछा है। बेटा, अभी आप ये सब समझने के लिए ना बहुत छोटे हो। आप बड़े हो जाओ, फिर पक्का प्रॉमिस कि मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आप बस ये प्रॉमिस करो कि आप दोबारा कभी ऐसे कहीं नहीं जाओगे। प्रॉमिस पापा। बाप बेटे में कितना प्यार है, ये देखकर मानो कुछ महसूस हुआ। शायद मेरा बेटा जिंदा होता तो इतना ही बड़ा होता। आंसू पोंछते हुए मैं अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही कमरे में घुसी, रिया मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आई और कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और मुंह बनाते हुए बोली, अनिका गुलेरिया, तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? वो मेरी घड़ी खराब हो गई थी रिया। मैं भी बच्ची बन गई। इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है।
रिया ने नकली गुस्सा करना शुरू किया। कितनी प्यारी बच्ची है ये, एक रिया ही तो है जो मेरे अंधेरे जीवन में इकलौती रोशनी है। सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। मम्मा देर से आई और अपना प्रॉमिस भी तोड़ा, तो क्यों ना हम कल आइसक्रीम खाने जाएं? ये सजा सही रहेगी। मैंने भी रिया को उसी की भाषा में जवाब दिया। आइसक्रीम का नाम सुनते ही वो जो खुश हुई। मेरी रिया। फिर बस रात गिराई। रिया सो चुकी थी, मैं भी बिस्तर में लेटे लेटे ये सोच रही थी कि समय कितना जल्दी बदल जाता है, गुजर जाता है। कुछ हफ्तों पहले तक मुझे रोहित से कोई मतलब नहीं था, मैं लगभग उसे भूल भी चुकी थी। और आज जब अचानक से उसे देखा तो बार बार रोहित और उसके बेटे का ख्याल आ रहा है। बस एक बात समझ नहीं है, रोहित जैसे सुलझे हुए व्यक्ति को कोई औरत भला क्यों छोड़कर जाएगी, और वो भी एक बच्चा होने के बाद। और मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। राजलक्ष्मी ने भी नहीं जिक्र किया कभी, शादी हुई भी है या नहीं। मैंने फटाफट रोहित की सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोली और सब कुछ देखा। उसके जीवन में कोई महिला हो इस बात का सबूत कहीं भी नहीं था, ना जिक्र था। लोकल अखबार में, सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं। इतना बड़ा बिजनेसमैन अगर शादी करेगा तो कहीं तो खबर छपती। एक मिनट, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे इस बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है कि रोहित के जीवन में कोई लड़की है या नहीं? हम वैसे भी हमेशा दोस्त थे, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। फिर ये बेचैनी क्यों हो रही है? ये सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह आंख खोली तो राजलक्ष्मी के 11 मिस्ड कॉल्स और एक मैसेज था। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। मैंने तुरंत उसे फोन लगाया। हाय हेलो कुछ भी नहीं, मैंने चीख कर पूछा कहाँ है मेरा बेटा और तुम्हें कैसे? अनिका सब बातें बाद में, तुम्हें अभी के अभी वहां से निकलना होगा, जल्दी। 1 मिनट भी तुम वेस्ट नहीं कर सकती। राजलक्ष्मी एक सांस में ये सब बोल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसने कहा तुम्हारे पापा और डोगरा को मालूम है कि तुम लोग कहाँ हो और उन्होंने तुम्हें मारने के लिए आदमी भेजे हैं। रिया को साथ में लो और अभी के अभी वहां से निकलो। मेरी सांसें मानो थम गई। हड़बड़ी में मैंने सोती हुई रिया को अपनी गोद में लिया और मैं जिस हाल में थी मैं बस कमरे से बाहर निकली। और बाहर निकलते ही मैंने देखा पापा के आदमी हॉल तक पहुंच चुके थे। मैं घबराहट में कमरे के अंदर वापस आई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। रिया भी उठ चुकी थी। उसने बोला मम्मा ये, और मैंने उसका मुंह पकड़ लिया। मैंने जोर से अपनी रिया का मुंह दबा दिया ताकि वो कोई आवाज ना निकाल पाए और वो जो लोग बाहर खड़े थे उन्हें ये ना पता चल पाए कि हम अंदर ही हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। ये सवाल जिंदगी और मौत का था। तभी मेरा फोन बजा और फोन बजने की आवाज सुनकर वो सभी सतर्क हो गए। और जितने भी लोग बाहर खड़े थे वो दरवाजे के करीब आ गए। वो अंदर ही है, बाहर से एक आदमी ने बोला। तोड़ दो दरवाजा, दूसरे आदमी ने। मैंने बस रिया को अपनी छाती से लगाया क्योंकि अब इस अनहोनी को मैं कैसे टालूं।